हाय प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से HGB नेशनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, काफ़ी दिन के बाद वीडियो मिल रही है आपको फिर से पुनः। तो इधर मिलने की है आशंका कि आपको इधर रेगुलरली वीडियो मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन देता हूँ। मोटिवेशन ये है कि बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक मजबूत सोच और निरंतर प्रयास की ज़रूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, हम चाहेंगे कि आप लोग भी कुछ लाइफ में करने के लिए एक मजबूत सोच को अपना अडिग बनाइए और निरंतर प्रयास करते रहिए। ये नहीं कि मतलब एक दिन पढ़िए तो 4 दिन रेस्ट करिए। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में वो अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ें करने के लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत होती है और निरंतर प्रयास करने से पहले एक मजबूत सोच हमारी होनी चाहिए। तो एक मजबूत सोच के साथ निरंतर प्रयास करिए। जीवन में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। लगभग सारे टेंस के इंट्रोडक्शन के डबल पार्ट मैंने बनाया था और 2 तरीके से बनाया था। दोनों में मुझे पता है कि आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा और अच्छे से समझने की कोशिश किया होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम बताते हैं कि मतलब क्या था उसमें। थोड़ा सा मैंने बताया था टाइम और टेंस के आधार पर। तो चलिए, अब प्यारे बच्चों, टेंस को हम कंप्लीट पार्ट देते हैं। पहला पॉइंट इसमें था टाइम व टेंस के आधार पर सॉरी, एक मिनट। टाइम के आधार पर टेंस को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा है आपको बताया गया था। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। आपको बताया गया था टाइम के आधार पर टेंस को कितने भागों में बांटा गया था। 3 भागों में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब दूसरा पॉइंट था इन तीनों टेंसेज की अगर बात करेंगे तो वर्ब में टाइप के अनुसार पर इन तीनों टेंस की वर्ब के टाइप के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा 4 भागों में आपको मैंने बताया था। इंडिफिनिट में डिवाइड किया गया है, फिर कॉन्टिन्यूअस में डिवाइड किया गया है, फिर परफेक्ट में डिवाइड किया गया है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिवाइड किया गया है। तो ये आपको अभी अगले पार्ट में मैं बताता हूँ, या मैं कर देता हूँ, यही कर देता हूँ कौन कौन सा है। पहला इंडिफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
यहाँ 4 पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे कि किसके आधार पर इन तीनों टेंस को वर्ब के टाइप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 भागों में हो गया। और टाइम के आधार पर अगर बात करेंगे, टाइम के आधार पर टेंस को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? वर्तमान, भूत और भविष्य, 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो ये आपका था। तो अब इसमें प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। पहला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं कौन सा? हम लोग शुरू करते हैं कौन? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस पहला हम लोग शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस शुरू करने से पहले इसका जो पॉइंट होता है, इसका पॉइंट ये रहता है कार्य संपन्न होने की स्थिति। कार्य संपन्न होने की स्थिति, स्टेट ऑफ एन एक्शन के आधार पर प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। बांटा जाता कौन कौन सा? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपका प्यारे बच्चों देखिएगा क्या है, आप देख सकते हैं कि टेंस में टाइम के आधार पर टेंस को 3 भागों में बांटा गया था। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस के वर्ब के टाइप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा आया? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम बात करते हैं पहला कौन सा? प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस कार्य संपन्न होने की स्थिति में स्टेट ऑफ एन एक्शन के आधार पर प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 भागों में आया है। तो यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं क्या, एक एग्जाम्पल के साथ, यहाँ मैं सामने एग्जाम्पल के साथ मैं बता दे रहा हूं। जैसे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कह सकते हैं ही प्लेज। अगर कंटिन्यूअस में इसी सेंटेंस को अगर कहेंगे ही इज प्लेइंग। परफेक्ट में इसी टेंस को अगर हम देखेंगे तो ही हैज प्लेड। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के आधार पर देखेंगे तो ही हैज बीन प्लेड।
अब आप देख सकते हैं कि क्या है कि यहाँ बोला गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हो सकता है नीचे कट वीडियो में कटी हुई हो, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। मतलब क्या है, वो कितने घंटे से, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से क्या कर रहा है, खेल रहा है। अब यहाँ देखिएगा कि प्यारे बच्चों की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्लेज, वह खेलता है। फिर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहता है ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटों से क्या कर रहा है, खेल रहा है। मतलब एक ही सेंटेंस अगर देखा जाए स्टेट ऑफ एन एक्शन के बेस पे 4 टाइप के हो गए हैं। तो कैसा कैसा, वही है, खेलता है, खेल रहा है, खेल चुका है और 3 घंटे से खेल रहा है, ऐसे है। जिसमें समय का वर्णन रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, जिसमें समय का वर्णन नहीं रहेगा, रहा रही रहे आएगा, तो क्या हो जाता है, हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो अगर इसमें प्यारे बच्चों तो उपरोक्त यहाँ हम एक नोट दे देते हैं, नोट, ये नोट दे रहे हैं उपरोक्त वाक्यों में, उपरोक्त वाक्यों में, ठीक, प्लीज इज प्लेइंग, कामा, फिर क्या आया है, हैज प्लेड, फिर लास्ट वह, क्या लास्ट है, हैज बीन प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, हैज बीन प्लेइंग में स्टेट ऑफ, उपरोक्त वाक्यों में प्लेज, इज प्लेइंग, हैज प्लेड व हैज बीन प्लेइंग स्टेट ऑफ एन एक्शन को प्रदर्शित कर रही हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपका था कि मतलब ये क्या करता है, स्टेट ऑफ एन एक्शन को प्रदर्शित करते हैं। स्टेट ऑफ एन एक्शन मतलब होता है कार्य संपन्न होने की स्थिति को क्या कर रही है, ये बयां कर रही है कि कार्य की स्थिति कैसी है। तो यहाँ क्या था, प्लेज मतलब वह खेलता है, अभी कार्य की स्थिति कैसी है, अभी पेंडिंग में, यहाँ प्लेइंग खेल रहा है, ये भी पेंडिंग, हैज प्लेड खेल चुका है, हैज बीन प्लेइंग 3 घंटे से, मतलब कुछ कार्य संपन्न हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो ये आपका था, ये इसके आधार पर ये लीजिएगा, यहाँ के आधार पर ये रहेगा। उसके बाद ये इसका पार्ट था, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर अगला हम बताते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर स्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए, स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर अगर देखा जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट, फिर आता है यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। अगर स्ट्रक्चर के बाद इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स आते हैं। सम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स आते हैं। क्या पॉइंट्स होते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब सब्जेक्ट में किसकी बात किया जाए, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हो और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन दे को छोड़ करके अगर बात किया जाएगा तो वर्ब में क्या लगाया जाता है, यस या ईएस लगाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हम बता देते हैं कि जब इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है।
टेंस में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन दे को छोड़कर क्या हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट व थर्ड पर्सन को छोड़कर वर्ब के साथ यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। दूसरा पॉइंट तो ये होता है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, अभी यहाँ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, अब यहाँ क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की कौन सा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये होता है। और इसकी पहचान की बात कर लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द का अधिकतर वर्णन देखने को मिलता है। ये आपका था प्यारे बच्चों, इतना पॉइंट है, सम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट व थर्ड पर्सन दे को छोड़कर है तो वर्ब के साथ यस या यस क्या किया जाता है, जोड़ दिया। थर्ड पर्सन आपको प्रोनाउन वाले वीडियो में देखने को मिलेंगे, एक बार फिर से अगर कंफ्यूजन होगा वहां से देख लीजिएगा। फिर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा, पहचान क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान अगर बात करेंगे तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द अधिकतर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका सम इम्पोर्टेंस पॉइंट है। तो अगर इसमें अगर एक देख लिया जाए, जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। जैसे यहाँ आपको देखने को ता है देखने को मिल रहे होंगे जो पहचान से मैच कर रही होगी, और वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह अब आपको पहले भी बताया गया था प्यारे बच्चों कि
सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप वाक्य को एक बार पढ़िए और कौन का प्रश्न करिए। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, कौन? आपको खुद आपकी माइंड जवाब देगी, कौन? वह। यहाँ पे आ गया क्या? ही आपको देखने को मिलेगा। तो ही कौन सा होता है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट भी कही जाती है, और ये थर्ड पर्सन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो थर्ड पर्सन के साथ मैंने बोला था वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। तो यहाँ देखिएगा, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसमें क्रिया क्या है? जाना। जाना क्रिया है, तो इसका जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो होता है, जिसमें गो के साथ क्या लगाया जाता है? ई एस लगाया जाता है। ये आपको बताया गया था द नाउन नंबर में, मतलब जो फॉर्मेशन बताया गया था। तो एस या ई एस कहाँ लगाया जाता है, उसमें बताया गया है ही गोज। कहाँ? उसके बाद प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो यहाँ जुड़ने की भाव, यहाँ देखिएगा सेंस में क्या है? कहीं जुड़ने की भाव उत्पन्न हो रही है, तो जोड़ने के लिए हमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना होता है। कहाँ? उसके बाद जाता है, कहाँ है? स्कूल। फिर क्या हो गया? प्रतिदिन जाता है तो डेली, तो ही गोज टू स्कूल डेली। और एक चीज और अधिकतर आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, कि टेंस की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो सब्जेक्ट से होती है, और उसके बाद लास्ट से बनते हुए आती है। ध्यान रखिएगा, और शब्द के भाव को समझिएगा, कौन शब्द किसके साथ है उसी के साथ होती है। यहाँ जैसे ही देखिए, सब्जेक्ट की शुरुआत यहाँ से हुई है, फिर जाना का अंग्रेजी हो गया, जुड़ने का भाव था तो टू का प्रयोग किए, फिर कहाँ गया था? इस विद्यालय, विद्यालय स्कूल को गया था, उसके बाद फिर डेली प्रतिदिन, मतलब यहाँ से शुरू होता है फिर लास्ट से बनते हुए आती है, ऐसा देखने को मिलता है। मतलब अधिकतर, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे भाव से भी बनते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल था किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम बताते हैं कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आपको ये अफर्मेटिव का रूल देखने को था। ये आपका जो स्ट्रक्चर था प्यारे बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या था? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर था, ये ध्यान रखिएगा। सेंटेंस को यस मैंने लगा करके डॉट कर दिया है, उसको आप समझ जाइएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर था। इसके बाद हम बता रहे हैं निगेटिव व इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव एक साथ में, उसके बाद फिर अगला जो पॉइंट आएगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाएगा। मतलब सेंटेंस में भी हमें 4 टाइप पढ़ने को यहाँ देखना है, इसको कॉपी कर लीजिए। ये हो गया प्यारे बच्चों, अब आगे हम लोग चलते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव है एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्यारे बच्चों याद क्या करना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का पहले मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। क्या है? निम्न प्रकार है, निम्न होता है। जैसे कहने का मतलब आपको यहाँ देखने को मिलेगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव।
नेगेटिव की अगर बात कर लिया जाए, सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर इंट्रोगेटिव का देखेंगे तो प्यारे बच्चे एक चीज याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव में आपको सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव देखने को मिलता है। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है? सिंगल इंट्रोगेटिव में आपको देखने को मिलेगा, सिंगल इंट्रोगेटिव का जो शुरुआत, अगर मान लीजिएगा वाक्य का प्रारंभ में अगर क्या शब्द आता है तो आपका होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, और वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो आपका होता है कौन? डबल इंट्रोगेटिव। तो हम यहाँ जो इंट्रोगेटिव बता रहे हैं ये आपका डबल इंट्रोगेटिव का मैं रूल लिख रहा हूं, क्यू डब्ल्यू प्लस डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हम लोग माई बाप के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका था, ये आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर देखने के बाद सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखना होगा, तो याद रखें। मैं यहाँ याद रखें के नाम से दे दे रहा हूं, याद रखें। कौन कौन सा बिंदु आपको याद रखना होगा? तो पहला बिंदु ये है कि अब याद रखें डज का प्रयोग, डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। साथ किया जाता है। क्या हुआ? डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। दूसरा निगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में दूसरा पॉइंट होता है निगेटिव व इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वाक्यों में क्रिया के साथ यस या ईएस, यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये दो पॉइंट आपका है जो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसमें क्या होता है, याद रखने की जरूरत है कि डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो यहाँ डज, डू और डज आया था प्यारे बच्चों, तो डू और डज में डज कहाँ होगा? तो ये ध्यान रखिएगा, डज का प्रयोग जो होता है किसके साथ होती है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होगा, जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मैंने बता दिया था। और दूसरा यहाँ क्या है प्यारे बच्चों कि दूसरा पॉइंट है निगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में क्रिया के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब हम एग्जाम्पल के साथ बता देते हैं, स्ट्रक्चर को हम एग्जाम्पल के साथ एक बार बता देते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल हम दोहराते हैं, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। कौन? वह। यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वह।
अब देखिएगा वह है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मैंने बोला है के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इसमें दोनों में से कौन लेंगे, डज लेंगे, डज। उसके बाद नकारात्मक वाक्य होने की वजह से नॉट हमारे पास रेडीमेड रहता है, तो यहाँ मतलब हम नॉट को रख देंगे। क्रिया की पहली अवस्था जाना हमारा क्या है, क्रिया है, तो यहाँ पहली अवस्था क्या होती है, गो। कहीं से जुड़ रहा है ना, गो टू कहाँ, स्कूल डेली, ये ध्यान रखिएगा। वही सेंटेंस फिर यहां करते हैं, वह प्रतिदिन स्कूल कब जाता है, कब जाता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो वह प्रतिदिन स्कूल कब जाता है, कौन, वह। तो यहाँ वह का अंग्रेजी देखिएगा, वह का अंग्रेजी बनाने से पहले स्ट्रक्चर को देखिएगा। क्यू डब्ल्यू आया, क्यू डब्ल्यू फॉर होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है प्यारे बच्चों, कब। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। अब डू डज में किसका प्रयोग करेंगे, तो ये वाक्य के कर्ता के अनुसार होती है। तो वाक्य में कर्ता मेरी क्या है, वह हमारा कर्ता है, तो कर्ता हमारा सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, डज। उसके बाद हमारा क्या आया है, सब्जेक्ट क्या है, ही है। अब फिर क्या बचा, फिर जाता है, ही। उसके बाद देखिएगा क्या है, क्रिया आया है ना, गो टू कहाँ, स्कूल। अब देखिएगा सबसे मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो ये आपका क्या होगा, गलत हो सकता है। गलत हो सकता है नहीं, गलत रहेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही पता चलता है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फुल स्टॉप से पता चलता है ये क्या है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रतिदिन स्कूल कब जाता है के अनुसार ये आपका हो गया, ठीक। प्यारे बच्चों एक चीज यहाँ छूट गया, गो टू स्कूल यहाँ प्रतिदिन आया है, डेली छूट गया था, सॉरी इसके लिए, डेली। अब इसमें अगला पार्ट है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आपको देखिएगा कि इसमें क्या रहता है कि इस तरह के वाक्य जिनमें क्या हो, जिनमें प्रश्न के साथ साथ नकारात्मकता का भी वर्णन हो, वो हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो वह वाक्य, इसको लिख नहीं रहे हैं आप, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, वह वाक्य जिसमें नकारात्मकता के साथ साथ प्रश्न का भी वर्णन हो, वह हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। या वह वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य के साथ साथ नकारात्मकता का भी वर्णन हो, वो हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देख लिया जाए तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर दो टाइप से होते हैं प्यारे बच्चों। एक पहला होता है क्यू डब्ल्यू प्लस डू या डच की वर्णन रहेगी, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस यहाँ पे नॉट रहेगा। तो हमेशा अधिकतर क्या होती है, कर्ता के बाद ही नॉट का वर्णन होता है। प्लस क्या रहेगा, बी फर्स्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का ध्यान दीजिएगा, ये पहला पॉइंट, पहला है। दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर में क्यू डब्ल्यू रहेगा, क्यू डब्ल्यू तो कभी नहीं छोड़ा जाएगा, क्यू डब्ल्यू हमेशा रहेगा, प्लस डू नॉट, इसको डोंट भी कहा जाता है, या डज नॉट, इसको डजंट कहते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट।
प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। जैसे एक वाक्य अगर देखा जाए, अगर कोई वाक्य लिया जाए, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि नकारात्मकता भी लाना था। यही सेम सेंटेंस यहां भी रख देते हैं, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, दोनों यही है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, कौन, मैं। अब यहां देखिएगा प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है। जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो उसका जो अनुवाद बनती है, ट्रांसलेशन बनाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा उसकी ट्रांसलेशन की शुरुआत प्यारे बच्चों किससे होती है, सहायक क्रिया से होती है। तो सहायक क्रिया इसमें क्या है, डू और डज है। तो यहाँ देखिएगा, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, कौन, मैं के अनुसार यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा, डू का प्रयोग किया जाएगा, डू आई। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, डू लिया गया, आई ले लिया गया, नॉट। पढ़ता हूँ, रीड, क्या, रीड बुक, क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट रीड बुक। अब यहां अगर देखा जाएगा सेम वही सेंटेंस है, तो यहां प्यारे बच्चों हो जाएगा, डू नॉट लिखिए या डोंट कर दीजिए। डू नॉट या डोंट का वर्णन होगा, और एक्चुअली लिखा डोंट ही जाती है, डू नॉट नहीं लिखा जाता है, क्योंकि शॉर्ट ही किया जाता है, तो शॉर्ट होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो डोंट। उसके बाद कर्ता मेरी क्या थी, आई, क्रिया क्या है, रीड। उसके बाद क्या हो जाएगा, बुक। अब आप कहेंगे कि दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है। अब बात प्रश्न यहां आती है कि दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है। आज तक आपने भी पढ़ा होगा कि कभी भी वाक्य प्रश्नवाचक हो और नकारात्मक भी आए तो उसमें कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कर्ता से पहले भी नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो रीजन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका नोट बना करके आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं आपको, इस नोट को हमेशा नोट कर लीजिएगा। ये बहुत पॉइंटली चीज होती है कि जो होता है कर्ता के बाद अगर आप नॉट का प्रयोग करते हैं तो लिखने के लिए उपयुक्त होता है। कर्ता के बाद अगर आप नॉट का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद अगर नॉट का प्रयोग करते हैं तो लिखने के लिए उपयुक्त होता है। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कर्ता से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं तो वो बोलने के लिए उपयुक्त होता है। तो अगर बोलने की बात करेंगे तो हम पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर लिखने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉट को कर्ता के बाद ले जाते हैं। ये हमारा अंतर होता है। तो ये आज का इतना ही पार्ट था प्यारे बच्चों। अगले पार्ट के लिए हम आते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस फॉर्म। ठीक है ना, अगला जो हमारा यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस फॉर्म, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद आप सभी का। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा अगर लग रहा है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हाँ, आपका जो टेंस पढ़ाने का तरीका है ये कुछ अलग है, या कुछ अगर कमियां भी नजर आती हैं तो आप भी वो कमेंट में बताइएगा। और कमेंट के साथ साथ लाइक के साथ साथ कमेंट करिएगा, कमेंट के साथ साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए, हम भारतवासी हैं तो जय हिंद, जय भारत।